गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका मेंटर, ट्यूटर, एजुकेटर, मोटिवेटर संतोष कुमार फिजिक्स यारा पर अपनी नई क्लासेस का फिर हाजिर हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया, कितने तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। आगे चल के आप जानिएगा फोर्सेस कॉन्टैक्ट नेचर के होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट नेचर के होते हैं। यानी कुछ फोर्सेस पे हम जब टच करके उस फोर्सेस को क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। और कुछ फोर्सेस होते हैं जो किसी बॉडी के एक दूसरे में टच आने से पहले वो क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। जैसे जादू की तरह आप देखते हैं, जादू को क्या होता है, उसमें जादूगर अपने हाथें फैलाता है और एक जो उसके टच में जो बॉडी नहीं है उस पर भी वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अर्थ से ऊपर उठा देता है, टेबल से ऊपर उठाता है। इस तरह के फोर्सेज जो होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं। जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन बिटवीन द मास है, वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट नेचर का है। ठीक है, चलिए इन सब पर हम बाद में बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस को जानने के बाद, फोर्सेस के नेचर को जानने के बाद, आप कैसे उसे ड्रॉ करेंगे ये बताने के बाद, मैंने जो सबसे बेहतर चैप्टर समझा आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो रहा मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब F=ma का खेल स्टार्ट होगा और ये छोटा सा जादुई सा फॉर्मूला कितनी ज़्यादा आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा वो आप धीरे धीरे समझेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, न्यूटन साहब के जो 3 लॉज हैं उसे मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट के रूप में मैंने लिख करके रखा है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारी बुक्स में आपको यूनिक लिखी हुई मिलेगी, पर मैं जरूरी समझता हूँ उससे पहले आपके सामने एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए इसका स्टेटमेंट है, इफ सम ऑफ फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल और बॉडी इज जीरो। अगर किसी पार्टिकल या बॉडी पर सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस क्या है वो वेक्टर के नेचर के होते हैं, इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, यानी जो उस पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस को अगर आप एडअप करते हैं और वो जीरो हो जाता है, दैट इज सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो मैंने एफ एक्सटर्नल लिखा है इसका काफी गुड मीनिंग है। मैं जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, सिस्टम में जब डिसाइड करके आपको दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि ये फोर्सेस कब कोई फोर्सेस एक्सटर्नल नेचर का बन जाता है, और उसी समय में जब आप सिस्टम बदल देते हैं तब ये फोर्सेस किस इंटरनल नेचर का हो जाता है, वो मैं उस समय आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। फिलहाल आप याद रखें, सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, यानी टोटल फोर्सेस का जो सम है किसी बॉडी पर वो अगर इक्वल टू जीरो है, देन पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड और रिमेन्स एट रेस्ट विद और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर टोटल लगे हुए फोर्सेस का जो सम है, जोड़ है, वेक्टर सम है, वो अगर जीरो हो जाता है तो वो पार्टिकल का क्या होगा, अनएक्सेलरेटेड होगा, दैट इज रिमेन्स एट रेस्ट होगा और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है वेलोसिटी का, ना डायरेक्शन बदल रहा है, तो भी वो जो सम ऑफ फोर्सेस होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसको बोलेगा, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, अगर इफ सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स जीरो देन ए इक्वल्स जीरो, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू जीरो, और उसी ए को आप क्या लिखते हैं, डी बटा डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी अगर डी बटा डी टी इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के नेचर से जानते हैं, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर किसी में डी बटा डी टी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये अंदर वाला ये जो पैरामीटर है, जो राशि है वो क्या है, भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सम ऑफ फोर्सेस क्या है, जीरो है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और बॉडी डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स मास। किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का अगर आपको एक्सेलरेशन जानना है, किसी बॉडी, किसी पार्टिकल का अगर आपको एक्सेलरेशन जानना है तो क्या करेंगे आप, उस पर लगने वाले सारे वेक्टर फोर्सेस को क्या कीजिए, एडअप कर दीजिए, उसके फोर्सेस को क्या कीजिए, एडअप कीजिए। जो एडअप करके फोर्सेस आएंगे उसमें आप क्या कीजिए, मास से, उसी के मास से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
acceleration of a particle is given by the sum of all forces acting on the particle given by the particles mass, that is, इसको आप आगे बढ़ा के इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी को आप लिखते हैं F external equals m into a, F external equal to, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इस तरह से तब F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। यानी पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मास विद डेवलप्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी पार्टिकल पर आपने बहुत सारे फोर्सेस लगाए हैं तो उसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो इस तरह से इस इक्वेशन से क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, दो लॉस कंप्लीट हुए। तीसरा लॉ कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, if particle A exerts a force F on particle B, then B exerts the same force in opposite direction, that is minus F on A। समझिए, दो बॉडी है, ठीक है, इसको अगर आप A बोलते हैं और इसको अगर B बोलते हैं तो A अगर B पर कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है, यानी A अगर इस तरह से पुश करता है, धक्का देता है आपको लेफ्ट वर्ड, तो B क्या करेगा, राइट वर्ड इसको धक्का देगा। यानी A अगर इस पर F इधर लगा रहा है तो B क्या कर रहा है, माइनस F इधर लगा रहा है। F का डायरेक्शन इधर तो माइनस F का डायरेक्शन इधर। एक बॉडी अगर इस पर इधर फोर्स लगा रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड में बट इन अपोजिट डायरेक्शन B क्या करेगा, A पर राइट वर्ड फोर्स लगाएगा। यही लॉ ऑफ मोशन है, इसका था लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इतना तक आई होप समझ गया होंगे कि मैंने सिर्फ स्टेटमेंट आपको बताया। लॉ ऑफ मोशन पढ़ने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आप स्टेटमेंट को याद रखें, 11-12 के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ मोशन में क्या है। ये मैं इसे मिटाता हूँ, उसके बाद में जो आगे बढ़ने वाला हूँ उसमें अब F इक्वल टू m, यानी आपको सारे फोर्सेज आइडेंटिफाइड करने होंगे। किसी प्रॉब्लम में, दिए हुए प्रॉब्लम में आप क्या कीजिएगा, 1 बाय 1 सारे फोर्सेस को क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। किस तरह के फोर्सेस हैं, किधर लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस को क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। और जब आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तब आप बनाइएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझा देता हूँ। ये होता क्या है, ये क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिजिक्स में इनिशियल लेवल में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर पाए। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको अच्छी तरह काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यकीन मानिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन और पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी फ्रेम को, किसी इक्वेशन को देख करके, किसी डायग्राम को देखकर बॉडी किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है ये देख करके आप सारे फोर्सेस को दिमाग में ही क्या कीजिएगा, फिटअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन पहले, उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप सीख लें। फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, छोटा। हम लोग जब तैयारी करते थे तो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलते हैं। पहले मैं इसे डिफाइन कर दूं आपको, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ फिगर, इट इज अ फिगर which shows all external force applied on, एक सिंपल सा मतलब है इसका। इट इज अ फिगर विच शोज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। फ्री बॉडी डायग्राम एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, डायग्राम होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक सिस्टम डिसाइड करके उस सिस्टम को पूरे बड़े वाले सिस्टम से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उस पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को विद डायरेक्शन हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। और यही जो शो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो कहने का मतलब, किसी प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को अगर आप बड़ा सा सिस्टम मानते हैं तो उस सिस्टम में से
जिस बॉडी का मूवमेंट देखना है आपको, रेस्ट में है, वेलोसिटी के साथ है, एक्सीलरेशन है, किसी भी तरह का अगर आपको उसका इक्वेशन, उसके मोशन को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उस बड़े वाले सिस्टम से छोटे सिस्टम को बाहर निकालिए, उसको अलग रख दीजिए। अलग रखने के बाद उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप क्या कीजिए, एरो से दिखा दीजिए। यही है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इट इज अ फिगर विच शोज ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन ये हुआ, ठीक है। तो अब देखिए सिस्टम, सबसे पहले प्रॉब्लम एनालाइज करने में सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिस्टम डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो सिस्टम डिसाइड करने के लिए क्या कीजिएगा, स्टेप्स टेकन। क्या क्या, किस तरह से आप सिस्टम, स्टेप्स टेकन किस तरह से आप प्रोसेस में लाइएगा। पहले आप क्या कीजिए, स्टेप्स टेकन। पहले कॉम्प्लिकेटेड सवाल में या किसी भी नेचर का सवाल हो, उसमें सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका सिस्टम क्या हो, आपका सिस्टम क्या हो। तो स्टेप्स टेकन में देखिए, ध्यान दीजिए, पहला स्टेप ध्यान दीजिए, हुज मोशन इज गोइंग टू कैलकुलेटेड बाय यू। आपके द्वारा जिसके मोशन के को एनालाइज करने की बात करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, सिस्टम बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो सबसे पहले आप सिस्टम डिसाइड कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिस्टम डिसाइड कीजिए। उसके बाद फोर्सेज, उसके बाद क्या कीजिए आप, फोर्सेज डिसाइड कीजिए। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, all external forces applied on decided system। आपने जो सिस्टम डिसाइड किया है, आपने जो सिस्टम डिसाइड किया है, उस पर कितने तरह के बल किस किस दिशा में लग रहे हैं, उसे आप पहले क्या कीजिए, दिमाग में या आप एक पेपर पे उसे राइट डाउन कीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आप कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, FBD बनाइए। मेक ऑल फोर्सेस विद डायरेक्शन। सभी फोर्सेस को उस सिस्टम पर आप अप्लाई करके दिखाइए डायग्रामेटिकली। मेक ऑल फोर्सेस विद डायरेक्शन ऑन पॉइंट लाइक सिस्टम। उस सिस्टम को आप पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए और उस पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। ये आप अपना तक कीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। अब क्या कीजिएगा, एक्सिस का चूज कीजिए, एक्सिस। मेक नेसेसरी एक्सिस, और एक XYZ टाइप के एक्सिस को आप क्या कीजिए, उस सिस्टम के साथ क्या कीजिए, अटैच कर दीजिए। इतना काम करने के बाद डिसाइड सिस्टम, फोर्सेज, फ्री बॉडी डायग्राम एंड एक्सिस। मैंने क्या क्या कहा, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप सिस्टम डिसाइड कीजिए। सिस्टम वो होगा जो मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी से, किसी एक्सीलरेशन से, ठीक है। दूसरा, जब सिस्टम डिसाइड कर लीजिएगा तो फोर्सेज डिसाइड कीजिए। उस सिस्टम पर किस किस तरह के फोर्सेज अप्लाइड हो रहे हैं या लग रहे हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए। ये डिसाइड करने के बाद आप डायग्राम के थ्रू उस सिस्टम को पॉइंट बनाइए, पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए अपने नोटबुक पे, और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को विद डायरेक्शन क्या कीजिए, शो ऑफ कर दीजिए। इतना तक आपने काम किया, सिस्टम, फोर्सेज, फ्री बॉडी डायग्राम कर लिया। अब इसके बाद एक एक्सिस लीजिए, XYZ नेचर का एक्सिस, और उस पॉइंट लाइक मास या सिस्टम के साथ अटैच कीजिए, और अब आप आगे काम कर सकते हैं। देखिए, कहने का क्या मतलब है, मैं आपको वन बाय वन क्लियर करता हूँ। पहले इतनी सारी बातों को हटाने के बाद देखिए क्या करना है। इतनी सारी चीज़ों को मैंने बताया, अब समझिए क्या करना है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ।
देखिए अगर आप एग्जांपल अच्छी तरह से समझ जाते हैं, आप न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत घबराते हैं, न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही उनके हाथ पाँव क्या होते हैं, फूलने लगते हैं, उनको लगता है अब ये क्या चीज़ नई चीज़ आ गई, परेशानी। थ्योरेटिकल तक तो इट्स ओके, पर जैसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डर जाते हैं। पर मेरा काम डराना नहीं है, सारी चीज़ों को क्लियर करना है। चलिए सारी चीज़ों को क्या करना है, क्लियर करना है। चलिए एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल किस नेचर का है वो देख लीजिए, एग्जांपल किस नेचर का है पहले वो देख लीजिए। एक मिनट, एग्जांपल किस नेचर का है वो देख लीजिए। ये है आपका एक सरफेस है, अर्थ मान लीजिए, ये एक सरफेस है, इस पर एक मास रखा हुआ है, एकदम सिंपल सवाल, एक मास m रखा हुआ है, एक ब्लॉक m रखा हुआ है। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये कोई एक सरफेस है जिस पर ये क्या है, एक मास है, ये एक सरफेस है, इस पर एक मास रखा हुआ है, और मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही है ये, ठीक है। अब देखिए, अब आप डिसाइड कीजिए सिस्टम, पहले आप डिसाइड सिस्टम, मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिस्टम डिसाइड कीजिए। तो यहां पर आपका सिस्टम क्या है, मास है। सिस्टम क्या है, मास है। सिस्टम क्या है, मास है, जिसके मोशन को आप एनालाइज करना चाहते हैं। यू आर गोइंग टू एनालाइज द मोशन, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी एक्स्ट्रा, उसे आप पहले क्या कीजिए, डिसाइड कीजिए। तो यहां पर आपका सिस्टम डिसाइड हो गया, क्या है मेरा सिस्टम, मास m है। अब डिसाइड कीजिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन योर सिस्टम। आपने सिस्टम डिसाइड कर लिया कि मास आपका सिस्टम है। आपका दूसरा स्टेप होगा डिसाइड ये करना कि उस सिस्टम पर, उस मास पर आपका कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में चैप्टर में बताया था फोर्सेस के बारे में, वो आपको अब यहाँ पर काम आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर आप उसे देखें और समझें, ठीक है। आपने मास डिसाइड कर लिया है। देखिए इसमें फोर्सेस कौन कौन सा है। पहला, मैं एनलिस्ट करता हूँ फोर्सेस को, एनलिस्टमेंट करता हूँ फोर्सेस को। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना के बराबर, mg, mg के बराबर फोर्स लग रहा है। यानी अर्थ अपने सेंटर के तरफ इस मास m को एक फोर्स से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और वो फोर्स कितना होगा, mg के बराबर है। किसके बाद, द्वारा, बाय पृथ्वी। पृथ्वी हर एक पिंड को अपने सेंटर की तरफ इस mg से क्या कर रही है, खींच रही है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड, किधर जा रहा है, देखिए ये किधर जाएगा, डाउनवर्ड होगा। दूसरा जो फोर्स होगा, ध्यान दीजिए, दूसरा फोर्स, इस पर लगने वाला एक फोर्स mg डाउनवर्ड गया। दूसरा फोर्स एक है जो ये सरफेस इस पर लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स n। मैंने आपको फोर्स के क्लास में बताया था, दो बॉडी, पिंड, मास अगर एक दूसरे के से कांटेक्ट में है तो वो एक दूसरे पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये है आपका सरफेस, इससे अवे इधर, यानी इस एंड से ये क्या करेगा, ये सरफेस ऊपर की तरफ इसको क्या करेगा, पुश अप करेगा। तो नॉर्मल फोर्स हो गया दूसरा। दूसरा क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। दूसरा क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। किसके बराबर, n के बराबर, बाय किसके द्वारा, क्या, इस सरफेस के द्वारा। डायरेक्शन किधर, अपवर्ड। कोई कंफ्यूजन, मैंने सिस्टम डिसाइड किया, सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस को मैं डिसाइड कर रहा हूं। उस फोर्सेस में जो एलिमेंट है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है mg बाय अर्थ डाउनवर्ड, mg बाय अर्थ डाउनवर्ड। दूसरा क्या है, नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स बोलिए इसको, आप कांटेक्ट फोर्स के नाम से भी जानिएगा, ठीक है।
कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये है कैपिटल एन, ये है कैपिटल एन, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा, और किधर, तो अपवार्ड, किधर, तो अपवार्ड। चीजों को पॉइंट वाइज धीरे धीरे समझिए, आपको परेशानी नहीं होगा। मैंने सिंपलेस्ट सिस्टम लिया, सिस्टम माना मैंने मास m को, उस पर मैं सारे फोर्सेस को एनलिस्टमेंट कर रहा हूं। मैंने दो फोर्सेस एनलिस्टमेंट किए, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, एक डाउनवर्ड और दूसरा अपवर्ड, एक अर्थ के द्वारा, दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस के द्वारा, ठीक है। इतना हो गया, सिस्टम डिसाइड हो गया, प्रोसेस डिसाइड हो गया। अब बारी आती है फ्री बॉडी डायग्राम की, अब बारी आती है फ्री बॉडी डायग्राम की। ये था पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और मैं इसे यहाँ पर तीसरा स्टेप लिख रहा हूँ, ज्यादा नीचे लिखूंगा आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने कहा जिसे आपने सिस्टम माना उसे आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कीजिए, एक पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए। तो चलिए मैंने पॉइंट मार दिया, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, पॉइंट लगा दी। मैंने जिसे सिस्टम बनाया उसे फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे क्या किया, पॉइंट बना दिया। तो ये रहा आपका मास पॉइंट एम, ठीक है। अब इन सारे डिसाइडेड फोर्सेस को मैं यहां पर क्या करूंगा, डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या फोर्सेस हैं। तो आपने देखा mg किधर है, डाउनवर्ड, और नॉर्मल किधर है, अपवर्ड, और कोई फोर्सेस नहीं। सिंपलेस्ट मैंने एग्जांपल लिया था, और कोई फोर्सेस नहीं है। अब देखिए mg डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड। अब देखिए, अब मैं आपको तीसरे स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप था वो एक्सिस का डिटर्मिनेशन, आप किस तरह के एक्सिस को इसके साथ अटैच कीजिएगा ताकि आपको काम करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। किस तरह के एक्सिस को इसके साथ क्या कीजिएगा, अटैच कीजिएगा, जिससे आपको काम करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब एक्सिस पे आते हैं। अगर आपके सारे फोर्सेस कॉलिनियर नेचर के हों, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर सारे फोर्सेस कॉलिनियर नेचर के हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तब आप सिर्फ ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस और ओ जेड एक्सिस से काम चला सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों फोर्सेस, एक mg डाउनवर्ड, दूसरा अपवर्ड, दो फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं। एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, लेकिन है कॉलिनियर, एक लाइन में लाई करता है। ये सारे फोर्सेस एक लाइन में लाई करता है। यानी अगर सारे फोर्सेस एक लाइन में लाई करें, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का यूज करके अपना काम चला सकते हैं। चलिए, आपके लिए मैंने इसे माना, आपको कोई एक एक्सिस इसमें अटैच करना है, इसको ओरिजिन मानिए और इसको क्या कीजिए, वाई बना दीजिए। वाई बना सकते हैं, एक्स भी बना सकते हैं, जेड भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। इस एक्सिस को ओ एक्स एक्सिस बोलिए, ओ वाई एक्सिस बोलिए, या ओ जेड एक्सिस बोलिए। एक्सिस के चुनाव से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेहत पर कोई असर पड़ने वाले नहीं है। डिसाइडिंग द एक्सिस डजंट मैटर वेयर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस और ओ जेड एक्सिस, ठीक है। मैं क्लियर हूं यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए, माना मैंने इसे क्या किया, ओ वाई एक्सिस लिखा, यहां तक आपका क्लियर हो गया। डिसाइडिंग सिस्टम, डिसाइडिंग फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम मेकिंग एंड एक्सिस चूजमेंट, ठीक है। अब जो चौथा प्रोसेस निकल करके आता है आपके सामने, इसको आप तीसरा बोलते हैं। तो फोर्थ प्रोसेस जो है वो है आपका राइटिंग इक्वेशन, राइटिंग इक्वेशन, राइटिंग इक्वेशन। सारे काम आपने कर लिए हैं, अब राइटिंग इक्वेशन पर है। अब एक बार ध्यान दीजिए, अगर ओ वाई की तरफ अगर वाई एक्सिस है ये, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस होगा। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, माइनस वाई एक्सिस होगा। एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा तरफ नेगेटिव, ठीक है। ये होगा इस तरह से। अब देखिए, एज वी नो, आपके पास एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? एकदम सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है आपके सामने। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन, F इक्वल्स ma, F इक्वल्स ma। मैं यहाँ एक्सटर्नल कर रहा हूँ, शुरू में ये सारे एक्सटर्नल मैं लिखता रहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहो। जब कुछ क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो F का मतलब ही होगा इस लेवल में आपके लिए F एक्सटर्नल। मैं F इंटरनल की बात यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। तो F एक्सटर्नल इक्वल्स ma।
ये एफ एक्सटर्नल क्या है? नेट अप्लाइड फोर्सेज, नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेज ऑन योर डिसाइडेड सिस्टम, दैट इज मास एम। मास एम पर लगने वाले सारे फोर्सेज का ये क्या है? सम है। ये वेक्टर सम है मास एम पर लगने वाले सारे फोर्सेज का। ठीक है, चलिए राइट साइड में एम है मास ऑफ द सिस्टम। आपने जो सिस्टम डिसाइड किया उसका मास कितना है, वही आपका वो मास है। ए है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेज, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। एफ एक्सटर्नल में क्या क्या है आपको यहां देख लीजिए, क्या क्या इस पर लग रहा है वो ध्यान दीजिए। सिर्फ एक है एम जी, वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। एम अगर स्केलर है तो जी क्या है? वेक्टर है। इस तरह से लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में। वीएफ का मतलब था वेक्टर फॉर्म, जो ब्रैकेट में मैंने वीएफ लिखा इसका मतलब ये है वेक्टर फॉर्म। चलिए तो एम जी ये नेट एक्सटर्नल है, यानी सम ऑफ फोर्सेज है, तो एम जी हो गया। और दूसरा क्या फोर्सेज है? एन है। सब पर मैं वेक्टर नोटेशन डाल रहा हूँ, सब पर मैं क्या कर रहा हूँ? वेक्टर नोटेशन डाल रहा हूँ। राइट साइड में अगेन एम इंटू ए। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन कंप्लीट, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन कंप्लीट है आपका। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन कंप्लीट है। नाउ राइटिंग इन स्केलर, प्रोजेक्शन और स्केलर सेम वर्ड यू कैन यूज। मैंने आपको वेक्टर के क्लासेस में बताया था एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज एप्लीकेबल इन प्रोजेक्शन फॉर्म। कोई भी वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन है वो इक्वली एप्लीकेबल है किसमें? प्रोजेक्शन और स्केलर फॉर्म में। ठीक है, अब इसी को जो आप एफ एक्सटर्नल को एम ए लिखे हैं उसी को हम अगर लिखना चाहें प्रोजेक्शन फॉर्म में तो क्या आ जाएगा? अगर वाई एक्सिस में हम लिखना चाहें एफ वाई होगा, वेक्टर का साइन तब हम हटा देंगे ऊपर से, बराबर एम लिखे एक्सेलरेशन ए वाई। ये है क्या? प्रोजेक्शन फॉर्म का। ये वेक्टर फॉर्म का, तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन फॉर्म का। ये क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्म का इक्वेशन है। ये क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्म का ये इक्वेशन है। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्म का इक्वेशन है। अब देखिए एफ वाई यानी सारे फोर्सेज जो वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, एफ वाई का मतलब समझिए, गुड मीनिंग क्या है? सारे फोर्सेज जो वाई डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहे हैं, लग रहे हैं आपके सिस्टम एम पर, उसे हम यहाँ लिखने वाले हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए ये जो वाई डायरेक्शन कौन फोर्सेज है? एन है। देख लीजिए एकदम वाई डायरेक्शन में एन है, तो मैंने क्या लिखा? एन लिखा। ठीक है, लिखने का तरीका समझिए। वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेज को हम लिखेंगे, तो एन वाई डायरेक्शन में है, मैंने लिख दिया, प्लस का साइन दीजिए। और तो है फोर्सेज वाई डायरेक्शन में, वाई में तो नहीं है लेकिन माइनस वाई में है, वाई में नहीं है लेकिन माइनस वाई में है। कौन सा फोर्सेज? एम जी का फोर्सेज माइनस वाई में है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस करके किधर लिखेंगे? माइनस एम जी लिखेंगे, क्योंकि ये वाई में ना होकर किधर है? माइनस वाई में है। वाई में ना होकर क्या है? माइनस वाई में है। राइट हैंड साइड में आइए, सारे फोर्सेज हो गए वाई डायरेक्शन में, एन वाई में और एम जी किस में? माइनस वाई में। दोनों का सम क्या हो जाएगा? एन प्लस ब्रैकेट में माइनस एम जी। राइट हैंड साइड में मास मैंने लिख दिया। अब ये बताइए, अगर ये बॉडी इस सरफेस पे रखा हुआ है, सिंपली मैंने कहा सरफेस पे रखा हुआ, तो क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन है? कोई मोशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो रेस्ट की स्थिति में है। अगर रेस्ट की स्थिति में है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। यानी वाई डायरेक्शन में ये बॉडी क्या है? विदाउट एक्सेलरेशन के है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या है? जीरो। समझे नहीं बात? एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। वाई में क्यों? एक्स में भी नहीं है, जेड में, किसी डायरेक्शन में, क्योंकि वो बॉडी क्या है? आपका रेस्ट की अवस्था में है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? एम माइनस एम जी बराबर जीरो, इसलिए एन बराबर एम जी के, इसलिए एम बराबर एम जी के। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एम बराबर क्या है? एम जी के बराबर है। ठीक है, ये एक सबसे आसान, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके मैंने आपको सिस्टम डिसाइड करना, एनलिस्टिंग द फोर्सेज, फ्री बॉडी डायग्राम और एक्सिस, और उसके बाद इक्वेशन, यानी 5 स्टेप: सिस्टम, फोर्सेज, फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सिस डिटर्मिनेशन एंड राइटिंग इक्वेशन। ये 5 चीजें आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाई। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इसी सिस्टम को जो सबसे सिंपल था उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे क्या करूँगा, कॉम्प्लिकेटेड करूँगा, थोड़े से फोर्सेज बढ़ाऊंगा, कभी फ्रिक्शन, कभी ग्रेविटेशनल, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कभी स्प्रिंग, इसी टाइप के फोर्सेस को बढ़ा करके आपको क्या करूँगा, चीज़ों को क्या करूँगा, इलेबोरेट करके दिखाऊंगा, ताकि आप इस F = mma को अच्छी तरह से लिखना सीख सकें। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ अच्छा लगे वीडियो में तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे।